अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तमाशा मेरे आगे। मैं हूं आपकी मेज़बान उज़्मा नौमान। 7 अगस्त 2026 को सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान मक्का ज्वाइंट डिफेंस एग्रीमेंट इस वक्त मशरिक़ वुस्ता, जनूबी एशिया की सिक्योरिटी और जियो पॉलिटिक्स में एक बड़ी अहम और स्ट्रेटेजिक तब्दीली समझा जा रहा है। इसमें एक अहम चीज़ ये है कि नेटो के आर्टिकल 5 की तर्ज पर इस मुआहदे के तहत भी एक मुल्क पर हमला दूसरे ममालिक पर हमला तस्वुर किया जाएगा, लेकिन इस मुआहदे की लॉन्ग टर्म इम्प्लिकेशंस क्या होंगी और उसके साथ साथ क्या मज़ीद ममालिक भी इसमें शामिल होंगे, ईरान इस मुआहदे को कैसे देख रहा है और इसराइल और भारत में इस मुआहदे को लेकर कितनी तशवीश पाई जा रही है, इस सारी सूरत हाल पर आज हम डिस्कशन करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नैयर साहब। वालेकुम अस्सलाम। नैयर साहब, ये जो तीनों ममालिक के दरमियान एग्रीमेंट हुआ है, ना तो इन तीनों ममालिक की जोग्राफियाई सरहदें एक दूसरे से मुत्तसिल हैं, ना ही तीनों ममालिक को जो दरपेश ख़तरात हैं वो मुश्तरका हैं, तो फिर इस मुआहदे की ज़रूरत क्यों दरपेश हुई? पहली बात तो आपकी दुरुस्त है, लेकिन दरपेश ख़तरात जो हैं उसमें मेरा ख्याल है कोई गुंजाइश निकलती है। अच्छा, ज़ाहिर है कि जब डिफेंस पैक्ट करते हैं आप और जब कहते हैं कि किसी मुल्क के ऊपर हमला होगा तो वो दूसरे मुल्क में तस्वर किया जाएगा। यकीनी तौर पे इसमें इंडिया अगर पाकिस्तान में हमला करे तो हम एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि सऊदी अरब या तुर्की जो है फुल फ्लैज आएंगे, या इस तरह का कोई और देख लेंगे। फ़र्ज़ किया हमारा सऊदी अरबिया के से एक मुआहदा हुआ था इससे पहले 2025 में, उस पर भी मैं कमेंट दूंगा तो बात शायद आपको समझ आ जाएगी। तो उसमें हमने सऊदी अरबिया के ऊपर जब जो ईरान के मिसाइल्स की जो बौछार रही पहले 38 रोज़ा जंग में और उसके बाद भी थोड़ा बहुत जो होता रहा, तो इस पाकिस्तान ने कोई उसके अंदर ना सऊदी अरबिया ने कहा कि पाकिस्तान को उसका जवाब देना चाहिए, ना उन्होंने कहा हम ईरान के खिलाफ ऐलान जंग कर रहे हैं, और ना हमने इसको एक जो कागजी कार्रवाई होती है इन्वोक नहीं किया गया। इन्वोक क्या मुराद है कि जब हमने मुजम्मत के अलावा जो लिप सर्विस है जो शुरू से हम कर रहे थे किसी और कॉन्टेक्स्ट में, हर एक चीज़ को कहते हैं ना कि ये जो सफारतकारी होती है और ये इस तरह की जो मुआहदे होते हैं, तो इसमें एक मिसरा है उर्दू का कि है कवाकिब कुछ नजर आते हैं कुछ। हाँ। अच्छा, पहला ये सऊदी अरबिया का उसका मुआहदा क्यों हुआ 2025 वाला? आपको याद होगा कि 9 सितंबर को हमास के लीडर जो थे वो दोहा कतर में मुज़ाकरात के लिए बैठे थे और इजराइल ने उनको बमबारी करके वो बच गए। हाँ। लेकिन जैसे उन्होंने हानिया को शहीद किया था ईरान में, वैसे ही उन पर अटैक किया और इत्तफाक से बच गया कि उनको पहले किसी ने इत्तला दे दी थी। अब उसने एक चीज़ जो है उसको एक पूरे गल्फ कंट्री को इंश्योर कर दिया कि इजराइल जो है इससे मतलब जो अपनी विल पे कहीं भी हमला कर सकता है, मक्का में बैठे हुए लीडर को मार देगा। तो ये वो पहला मैसेज था इजराइल को, ये उसके रिएक्शन में हुआ था। ये किसी और लोग उस वक्त तक फिक्र कर रहे थे, मैंने तो खैर उस वक्त जिक्र किया था कि उसी कॉन्टेक्स्ट में है, तो लोग अभी ईरान के खिलाफ जंग भी शुरू नहीं हुई थी, तो हर कोई अपनी एक तरह मिसरा ढूंढ रहा था। तो एक ये ज़हन में रखें कि उसमें एक लम्हे के अंदर जो लोग गहरी नज़र रखे हुए थे उनको पता चल गया था कि इसी वजह इजराइल को हमला है। उस नतीजे में पाकिस्तान और सऊदी अरबिया ने बहुत जल्दी एक हरिडली आनन फानन एक मुआहदा अनाउंस किया, ठीक है, और उसके बाद वो आगे चल पड़े। अब ये जो जंग है ना, इस जंग ने बहुत कुछ अया किया है। जो ईरान की अमेरिका के खिलाफ जंग है, इससे पहले सारी जो गल्फ 6 कंट्रीज हैं इसमें 19 उनके अड्डे हैं अमेरिका के, 6 गल्फ कंट्रीज में 19 अड्डे जो हैं और तकरीबन 50 से 60 हज़ार तक कम ट्रूप्स बैठे हैं। फिफ्थ फ्लीट का हेडक्वार्टर है, सेंटकॉम का हेडक्वार्टर है, इंटेलिजेंस उनके नेटवर्क का हेडक्वार्टर है जो वेस्ट एशिया और साउथ एशिया के लिए इन जगहों पे बहुत बड़ी नेटवर्किंग है। ये सारी चीज़ें क्यों अमेरिका को हासिल हुई? कोई अमेरिका की कॉलोनीज नहीं थी, कोई सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद मुआहदा नहीं हुआ था कि हमारी फौजें बैठेंगी।
ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए हुई थी कि पहले बताया गया जी कि आपको ईरान से खतरा है, खतरा, हाँ, और फिर बहुत सारे हुए सिक्योरिटी अरेंजमेंट के जो नाम पे, हाँ। इराक के खिलाफ फर्स्ट इराक वार हुई, फिर सेकंड इराक वार हुई, उसके अंदर इन मुल्कों को कुवैत पे इराक का कब्जा हो गया। तो इस दौरान में उनकी जो वहाँ पे जो इनकी फोर्सेज है, उनको वो अरब के वो जो खैमे में एक ऊँट जो था, कहता मालिक बैठ सर्दी है मुझे गर्दन रखने दो, तो बार मालिक बाहर था और ऊँट अंदर था। तकरीबन ये ऊँट इस तरह आधा घुस चुका था कि यूएई मुकम्मल तौर पे इजराइल अमेरिका के कंट्रोल में चला गया था। अब्राहम अकॉर्ड का एक शोशा जो कि ट्रम्प ने छोड़ा, उससे पहले भी हर एक चीज पे बताया गया कि पहले तो उनको कन्विंस किया गया कि ईरान को तुमने दुश्मन समझना है 80 से ही। उसकी भी एक पूरी हिस्ट्री आ रही है, एक फिक्रा कहते जाए कि 1900 जैसे 1979 में इस्लामिक रेवोल्यूशन आया, तो ये रेवोल्यूशन जो आते ही इसने कुछ चीजें डिक्लेयर कर दी। एक तो खैर अमेरिका के साथ उनकी जो थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग होगी कि उन्होंने अमेरिकन एम्बेसी पे जाके कब्जा करके उनके सारे बंदों को रखा और सारे रिकॉर्ड कब्जे में कर लिया। लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है जो हमने नजरअंदाज करते हैं कि उनकी जो पहली मिशन स्टेटमेंट है, उन्होंने कहा जी कि हम फलस्तीन की आज़ादी हमारा सबसे पहला जो है जो गाइडिंग प्रिंसिपल है। और उन्होंने जो इजराइल की एम्बेसी थी वो पीएलओ के हवाले की और यासिर अरफात ने जाकर उसका इफ्तिताह किया। अब ये चंद महीने के बाद साल के अंदर अंदर उन्होंने इराक को ईरान पे चढ़ा दिया और सारे अरब मुल्क जो हैं उन्होंने सब कुछ वक्फ कर दिया। अमेरिका उनको दे रहा था, जॉर्डन से, अमेरिका से, और सारी आते असले जिसको कहने चाहिए हर मुल्क ने वहाँ पे ईरान के खिलाफ दिया। और ईरान के तकरीबन कोई 1 मिलियन के करीब, मुझे फिगर भी नहीं है कि मेरा ख्याल है शायद शहीद हुए थे और बेशुमार जख्मी हुए थे। ये आप उस मुआहिदे का बैकग्राउंड बता रहे हैं? किस मैं बता रहा हूँ कि आपको वो दुश्मनी जो कि शायद उनको चॉइस होती तो नहीं करनी थी, तो पाकिस्तान इसमें शामिल नहीं हुआ था कभी भी। पाकिस्तान पे उस वक्त पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमेरिका की जंग के साथ जंग लड़ रहा था, तो पाकिस्तान के बाद एक थोड़ा सा लीवरेज भी था। और दूसरा, पाकिस्तान कभी भी इन हथकंडों में किसी न किसी तरीके से अमेरिका का नहीं हुआ, क्योंकि जब असर शूक जहाँ बहुत था हमारे यहाँ पे। अब इस बैकग्राउंड के साथ जब आप आते हैं तो अब वहाँ उन्होंने आके जब फौजें लेके आए तो उनका इन मुल्कों पे अमलन कब्जा था। ये मुल्क पेट्रोल के ऊपर पेट्रोल डॉलर कर दिया गया, तेल की खरीदारी, उनकी इकोनॉमी, सब कुछ अमेरिका के पास जो है तकरीबन रहन हो गई। ठीक है। अब इन हालात में जब अमेरिका ईरान पे हमला करता है तो पहली बात तो यह है कि जी ईरान के बाद क्या गारंटी है कि सऊदी अरब का फिर नंबर नहीं आना था, जबकि इजराइल के जो है जो सबसे सीनियर मिनिस्टर ने कहा कि इसके बाद टर्की का नंबर है। और पाकिस्तान के बारे में तो हमेशा वो कहते हैं। जी बिल्कुल ऐसे। तो आपको कॉमन चीज नजर आ गई। अब इसमें 2-3 चीजें पहले एस्टेब्लिश कर लें कि ये जो मुआहिदा हुआ है, ये मुआहिदा जो है इसके अंदर जो सबसे बड़ी जो चीज़ है वो ये है कि इन्होंने सबसे पहले देखा है जी हमने अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे करना है, दिफाई जो कि बाहर की जो फोर्सेज आई हैं। दूसरा ये एस्टेब्लिश हुई कि अगर बफर्ज मौला अमेरिका जो उनके दिफा के लिए यहाँ मौजूद था वो अपना दिफा नहीं कर सका, उन अड्डों पे उनके अड्डे एलिमिनेट हो गए, तो कुछ आए वो दिफा करता उनका दिफा करता हो। यानी कि उनके पास जो अंग्रेजी में कहते हैं फ्रेंच का वर्ड है रीजन डेथ रेट, उनके पास वो कोई वजह नहीं रही थी जिसकी वजह से अमेरिका का वहाँ पे वजूद में आना उनके लिए कुछ सिक्योरिटी का बहस, बल्कि ज़्यादा इनसिक्योरिटी हो गई। नहीं साहब, आपने बड़े बारीक नुक्ते की तरफ इशारा किया है कि हमारी जोग्राफियाई सरहदें इन तीनों मुल्कों की नहीं मिलती, लेकिन वो जो एक खतरा आपने जिसकी निशानदेही किया ना, आइडेंटिफाई कर रहा हूं वो आप उस पे मैंने आपसे सवाल करना है। लेकिन उससे भी पहले मैं सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ कि ईरान क्यों इस मुआहदे को शक की नजर से देख रहा था शुरू में? जब किसी ने नहीं, यही बात किसी को पता ही नहीं है। ईरान का जो स्टेटमेंट आया 8 अगस्त को, 7 को है ना मुआहदा जी, कागजी ईरान का कागजी इत्तेहाद का आया नहीं उसको नहीं, उन्होंने कहा जी कि ये मुआहदा हम इसको मुस्बत नजर से देखते हैं। मैं उसमें बताऊंगा, ईरान इसके बारे में पहले बता चुका है। अच्छा, ये मार्च कुछ 27-28 को यहाँ पे जो थे पाकिस्तान के अंदर 4 मुल्कों के वज़ीर ख़ारजा की
एक हुई थी, मीटिंग हुई और थी, जैसे मिस्र था, जी। तुर्की था, सऊदी अरेबिया था और पाकिस्तान था। उससे अगले दिन सागडार साहब चले गए चाइना। अच्छा, वहाँ पे उस वक्त भी ये था कि जी ये सफारतकारी जंग रुकवाने से ज्यादा भी कुछ हो रही है, क्योंकि ये सारे मुल्क जो है इनका बैकग्राउंड आ रहा था कि चाइना के साथ इनके तल्लुकात बढ़ते जा रहे थे, असले की खरीदारी और गल्फ कंट्री ने बढ़ाई हुई थी, ईरान की और चीन जो सऊदी अरेबिया की जो सुलह है वो वो चीन की वजह 2022 से में हुई, हाँ। चीन ने करवाई थी, लेकिन ज़्यादा सुलह जब होती है तो उसमें मतलब साल 2 साल पहले सफारतकारी होगी। चीन ने फलस्तीन की सारी तंजीमों को बुला के वहाँ पे उनके दरमियान में सुलह कराई। तो चीन जो है इसके अंदर उतना ही मुलव्वस था सारी चीज़ में, यानी कि जब इसके बाद जब अप्रैल के अंदर जो जितने मैं इशारा कर रहा हूँ, जो अब्बास राक्ची है 25 और 26 अप्रैल में पाकिस्तान आया, ओमान गया, पाकिस्तान आया, रशिया गया, फिर ईरान आया, फिर 5 मई को वो चाइना गया। चाइना के बाद वैंग जो उनके जो चाइनीज जो वजीर खारजा उससे मुलाकात के बाद उन्हें कहा जी कि हम खित्ते को हमारी बड़ी पॉजिटिव गुफ्तगू रही है, और चाइना ने ईरान के बारे में जो पॉलिसी बताई कि ईरान की जो उसकी इंटेग्रिटी को, उसकी टेरिटोरियल जो उसकी सॉवरेंटी है, उसको सबको जो है चाइना गारंटी करता है, और चाइना ने उसको कहा कि इसकी हम हिफाजत करेंगे, और ये बड़े हैवी स्टेटमेंट थे उनके। ये उसके बाद साथ उन्होंने कहा जी कि हमने डिस्कस किया है कि यहाँ पे खित्ते में हम एक नया रीजनल नेटवर्क, सिक्योरिटी नेटवर्क, आप ये समझें कि ये जो सिक्योरिटी नेटवर्क है ये उसकी इब्तिदा है। ठीक। और ईरान जो है नहीं, वो सारे आएंगे एक अपने अपने उसमें। अच्छा। असल में सबके ऊपर एक अमेरिकन प्रेशर है। ये इत्तेहाद जो है ये इब्राहिम अकॉर्ड का तोड़ है। ओह, ठीक है। पहली बात है। हाँ। अमेरिका ने पिछले दिनों ट्रम्प ने कहा था कि जी आपको सिविल न्यूक्लियर डील तब मिलेगी जब आप इब्राहिम अकॉर्ड का हिस्सा बनेंगे, जो कि हाँ। सऊदी अरेबिया ने उसको सुनी अनसुनी कर दी। फिर आपने जंग के दरमियान सुना होगा कि ट्रम्प को सऊदी अरेबिया पर बड़ा गुस्सा था, उसने बड़ी गंदी गलीज गाली दी थी सऊदी क्राउन प्रिंस को, जो कि बड़ा ही एक एम्बेरसमेंट थी उसको। शर्म नहीं आई अमेरिकी सदरों को इतनी बड़ी पोस्ट पे बैठ के, लेकिन जिन्हें सुनी उनको बड़ी शर्म आई। ओमान के साथ इराक का इसी जंग के दौरान एक दरमियानी मुआहिदा हो गया स्टेट ऑफ होर्मुज़ को मेंटेन करने का। अमेरिका ने उसको कहा कि तुम्हारी ऐसी तैसी तुम इससे निकलो, उसने निकल आया। तो ये वो कंपल्शन मैंने को बताया कि वो चीज़ें हैं जिसको अभी भी सारे थोड़ा सा पंजाबी में कहते हैं ओले में रखा हुआ है कि थोड़ा सा कि मैंने कहा है कवाकिब कुछ नजर आते हैं। अभी बहुत सारी चीज़ों में कुछ कह नहीं सकते कि हुतियों के साथ जो सऊदी अरेबिया की लड़ाई है उसका भी कुछ असर पड़ेगा या उसको कहीं पे कूल डाउन होगा या नहीं होगा, और इस मुआहदे को। लेकिन हुतियों के ऊपर पाकिस्तान ने और तुर्की ने हमला नहीं करना, इल्ला के उसको समझाते रहेंगे, करते रहेंगे। ये तो इससे आप अंदाजा लगाएं कि इस वक्त जब जो ये सऊदी अरेबिया का बेसिकली, मैं तो कहता हूँ सऊदी अरेबिया का एक इजराइल को मैसेज था कि जो उसने तुर्की के बारे में स्टेटमेंट दिया, तो पाकिस्तान और तुर्की के लिए सऊदी अरेबिया का मैसेज था कि हम इकट्ठे खड़े हैं। और जाहिर है कि ईरान तो ऑलरेडी उनके साथ एक जंग में शरीक है। तो ये मुआहिदा सिर्फ और सिर्फ जो है इसराइल के खिलाफ हुआ है, ग्रेटर इसराइल, और ये मुआहिदा उस वैक्यूम के लिए हुआ है। हाँ। जो कि जब अमेरिका यहाँ से खिते के लिए जाएगा, हाँ। तो इसमें अब तो उसके चॉइस नहीं रही ना। क्या अच्छा? है आप देख रहे हैं नहीं, वो इतनी आसानी से कैसे छोड़ेगा? नहीं तो कैसे तो कर ले, फिर क्या कर ले उसके बाद कुछ चॉइस। अब ये तो बात अमेरिका के अंदर पता है कि जी अब वहाँ तो ये वो बार बार एस्टेब्लिश कर चुके हैं कि जी हमें तारीख की बदतरीन और एक कहते हैं ह्यूमिलिएटिंग डिफीट हुई है, शिकस्त हुई है वहाँ पे। एक बहुत बड़ी एक अमेरिका के लिए ये स्वान रूह बनी है वहाँ पे अपने मुल्क के अंदर। तो अब ज़ाती तौर पे दो इसको अगर वाइंड अप करें तो मक्का मुआहिदा जो है ये बड़ी खुशाइंद चीज़ है, ये बहुत ज़बरदस्त कदम है। फाइनली मुसलमानों के अंदर एक सैनिटी प्रिवेल कर गई है। अब उनको एक मौका मिला है अमरीकी तसल्लुत से निकलने का, और बाय डिफॉल्ट मिला है कि किसी के वहमो गुमान में नहीं था कि ईरान उनको मार मार के भगा देगा। कभी ये कोई सोचा ही नहीं था। यही था लोग चाहते थे कि ईरान अपने आप को बचा लेगा, ईरान नहीं बचाएगा, ईरान बचा लेगा, ईरान रिजीम चेंज हो जाएगा, नहीं चेंज हो जाएगा, बहस इसमें हो रही थी। और वो सारी चीजें खत्म, न्यूक्लियर भी खत्म, सब कुछ खत्म कि स्टेट ऑफ होर्मुज़ अमेरिका को निकलना कैसे है। और वो जहां जाता है ईरान ने जैसे पिछले 13 दिन की जंग के अंदर
जिस तरीके से उसके सारे अड्डे तबाह कर दिए, 19 अड्डों में से 17 अड्डों को उसने उसका बाजा बजा कर रख के दिया। जॉर्डन गया तो जॉर्डन से निकाल दिया। तो मक्का मुआहिदा जो है एक बहुत बड़ा एक जो है जिसको कहना चाहिए कि मुस्तकबिल का एक वो प्लान है कि जिसके अंदर कोई डिफेंस पैक्ट इनफैक्ट नहीं हो रहा है ना, किसी के एग्रेशन को हो रहा है, जो उन्होंने कहा कि ये एक ऐसा कि जो जैसे कहते हैं कि म्यूचुअल सिक्योरिटी जो है वो अश्योर की गई है। अच्छा, ठीक है, कि यहाँ पे अब हम आपस में मिल के जो ये सिक्योरिटी करेंगे, हमें से कोई बड़ा नहीं होगा, कोई छोटा नहीं होगा। अमेरिका के लिए सोच बदल चुकी है, वो ये आज ईरानी वजारत खारजा का स्टेटमेंट है। उसने कहा जी कि ट्रम्प की बात सच मानी जाए तो उसने कहा जी पूरी दुनिया तुम्हारे से नफरत करती है, इसराइल से नफरत करती है, नेतन्याहू तुम्हारे से नफरत करती है, और फिर इन दोनों से पूरी दुनिया जो है मुस्लिम दुनिया नहीं, पूरी बाकी दुनिया में भी इसके अलावा इवन यूएसए के अंदर ट्रम्प की रेटिंग आपने देखी जी, बिल्कुल ऐसे। तो वो हर जगह पे एक ही जज्बात है कि दुनिया का ओपिनियन पहली दफा मैसिवली, अभी वो मिशिगन का जो हुआ है डेमोक्रेट के जैसे प्राइमरी जीती है अब्दुर्रहमान अल सैयद, एक बड़ा एक धमाका हुआ वहाँ पे, ममदानी मेयर बना, फिर ये और बहुत सारी जगहों पे इस तरह के लोग जीते हैं जो कि ललकारते रहे नेतन्याहू को, इजराइल को, और उसके खिलाफ उन्होंने रिकॉर्ड $66 मिलियन डाला और वो हार गया। तो ये सारी है जो आप ऐसा। मुझे ब्रेक की तरफ जाना है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप मुझे एक शॉर्ट सा आंसर ये दे दें, भारत में भी बड़ी तशवीश पाई जा रही है इस मुआहिदे को लेकर। वो तो वैसे ही पाकिस्तान से जब से उसे फेंटा खाया है तो डर के बैठा है, लेकिन अमलन जो है मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान भारत को पता चल गया कि पाकिस्तान से लड़ना नामुमकिन है, क्योंकि ये बात वो 4 रोज़ा जंग ने उसके चारों 14 तबक, बल्कि चलो कोई कह दे 28 तबक कर ले इस केस में, उसको रोशन किए हुए हैं। ठीक है, एक ब्रेक हम लेंगे नाज़िन, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक नाज़िन। पाकिस्तान में नए इंतज़ामी यूनिट्स की बहस अब हर रोज़ मज़ीद तेज़ से तेज़ होती जा रही है, और अब इस बहस में नए नए ज़ाविये इंट्रोड्यूस कराए जा रहे हैं। मुख्तलिफ मुल्कों के गवर्नेंस मॉडल्स पर गौर किया जा रहा है, फिर साथ साथ इस चीज़ का जायज़ा लिया जा रहा है कि नए इंतज़ामी ढांचे से वसाइल की तकसीम को किस तरह से मज़ीद बेहतर किया जा सकता है और आवाम को किस तरह से रिलीफ दिया जा सकता है। न्याय साहब, सबसे पहले तो ये कि डू यू रियली थिंक कि हमें नए इंतजामी यूनिट्स की ज़रूरत है? अमलन अगर आप मुझे पूछें तो इस बगैर कोई चारा है ही नहीं। अच्छा, यानी आप हक में हैं इसके? लेकिन ये हो सकता है, नहीं हो सकता, उसके लिए मेरा ख्याल है मेरी राय ज़रा मुख्तलिफ है, क्योंकि हमने हर चीज़ को हमने मैसअप कर दिया है, और उसके अंदर जब आप कहते हैं ना कि एक ट्रस्ट डेफिसिट आ जाए और फिर कई लोगों की नियतों में जब फतूर होता है, ख़ुसूसन सियासी जमातों का एक अपना एक ज़हन होता है, वो चीज़ें उससे वही करती हैं जो उनकी पॉपुलर पॉलिटिक्स होती है, या उनको कहीं से जो उनकी जो ताकत अगर कोई चीज़ कम कर रही है तो उसको वो अपने मफादाती एजेंडे का हिस्सा बना के, तो मैं उसे कहता हूँ कि नियतों का फतूर है। तो वो जो है उसमें वो कितना एक सूरत हाल कहाँ निकल जाती है, किस तरीके से वो जो है शक्ल इख्तियार करती है, तो एक दूसरी बहस है। लेकिन बुनियादी तौर पे देखें, ये एक पाकिस्तान जो है ना, अल्लाह ताला ने करम किया है ऐसा कि बंदा क्या करे, एक शिकायतर बंदा क्या कह रहे हैं कि जी जब से ये मुल्क बना है ना, तो जो मसला 1950 से पैदा हुआ है वो 1960 में मौजूद था, और 1950 की दिहाई के मसाइल भी जमा हो गए, फिर 70 के अंदर 60 की दिहाई के मसाइल भी जमा हो गए, और पिछले भी वही रहे, फिर 80 में, फिर 90 में। अब ये नए मसाइल भी अब लोग जब कहते हैं तो पिछले तकलीफ होती है ये नाम अपने प्यारे वतन का बिगाड़ते हुए, लेकिन अक्सर यूज किया जाता है, मसाइलिस्तान बन गया है पाकिस्तान की बजाय। हर चीज़ को हमने, हर चीज़ हमने बेड़ा गर्क कर दी है। ज़ुबान का मसला है, एक कौम बनने का मसला है, हर चीज़ जो तितर बितर है, नज़रियाती रियासत थी वो बहस शुरू हो गई। अब ये सारी बातें सामने रह गई हैं। अब तो यह है कि जी पाकिस्तान को मैनेज कैसे किया जाए। 25 करोड़ आबादी का मुल्क है। 1950 में अंदर जब 1 यूनिट से जो 4 सूबे थे और एक मशी पाकिस्तान था, तो भी यहाँ पे 4 सूबे थे। मशी पाकिस्तान चला गया तो भी 4 सूबे। आपने बहुत सी रियासतें उसके अंदर मदगम की,
बलूचिस्तान ये कभी भी ये ऐसा सूबा नहीं था। गवादर ये फेडरल टेरिटरी थी, ये हमने ख़रीदा था 1958 में या 57 में हमने ओमान से ख़रीदा था गवादर पोर्ट। ये किसी तौर पे भी इस हिस्सा नहीं था, ये फेडरल गवर्नमेंट का हिस्सा था। जब याया खान ने 1 यूनिट तोड़ा उसको बलूचिस्तान को दे दिया। फिर बलूचिस्तान के अंदर जो रियासत कला जो थी अलहदा चीज़ थी, बाकी प्रिंसिपैलिटीज़ थी, सवात एक पूरी की पूरी रियासत थी। पता उसको आप पूरा अलहदा रखते, उसका सूबाई तशफ़्फ़ुज़ रखते। भावलपुर एक बहुत बड़ा जिसको कहते हैं भावलपुर से सूबा बनाए, जिसको जो रियासत भावलपुर का, तो ये अलहदा था। तो आपने कोई काम जो है ना सोचे समझे बगैर किया जो है करते रहे। अब ये चीज़ कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा। जो प्रपोजल आ रही है, जो सामने आई है, ये प्रपोजल कोई पहली दफ़ा नहीं आई, ये पिछले 30-40 सालों में कई दफ़ा किसी मुख्तलिफ अंदाज में आती रही है। और मशरक़ी पाकिस्तान के जाने के बाद कि किसी तरीके से इसके अंदर बजाय इसके कि एक सूबाई तासुब पैदा हो जाए और वहाँ पे जो है बलूचिस्तान में सिर्फ बलूची तो नहीं रहते, बलूची तो बलूचिस्तान में एक्चुअल बलूची 35% है, पश्तून एज सच जो है वो भी उनसे ज़्यादा होंगे 2-3-4%, और बाकी बहुत सारी जो है बरोई हैं, बहुत हैं, दूसरी हैं, सिंधी हैं, पंजाबी हैं, सराइकी हैं, जो बलूचिस्तान के अंदर आबाद हैं, उनकी 8-10-12% उनकी आबादी है। लेकिन अब ये सारे जो हैं वहाँ पे अब एक बलूचिस्तान कौमियत बन गई है। अब जो केपी है उसके अंदर फाटा वाले तो अपने आप को बिलखते रहे कि मेरा राजा सूबा बना, मैं ना फाटा में केपी में ना करो। उस वक्त ये सारे कहते थे जी इमरान खान साहब की हुकूमत, ये सारे उन्होंने कहा जी नहीं इसको जम किया जाए। अच्छा, जब ये सारी बातें हो चुकी तो अब ये जो ख्याल है उसको दोबारा पिछले कोई चंद महीनों से आया हुआ है, और वो कहीं से शुरू हुआ, कहाँ पहुँचा, और उसके बारे में जो हमारे तक खबरें आई हैं जी 88वीं तरमीम में NFC अवार्ड पे कुछ झगड़ा हुआ, फिर उसके बाद कुछ इख्तियारात हुए, फिर दोबारा आ गया जी कि सूबे जो है बनाए जाए। अब एक वक्त में अब सूबे बनाते डरते थे। जब MKM का जो है तूती बोलता था तो आप कहते थे जी अब कराची का उर्दू का सूबा बन गया, कराची और हैदराबाद का सूबा बन गया, तो ये जो है जो अलहदा जो अलहदगी का ऐलान ना कर दें। हांगकांग प्लान आ रहे थे, लंदन प्लान आ रहे थे जी, कराची को तोड़ने, सिंध को तोड़ने की साजिश हो रही है। हम सारे उसको कहते थे जी अब सिंध को रखो इकट्ठा। फिर आपके पास जो फेडरेशन की पार्टी ख़त्म होती गई, जो चारों सूबों के इकट्ठे रखे। आखिरी फेडरेशन की पार्टी जो थी वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे। अब उसके बाद बड़े से बाद एक पार्टी आई है इमरान खान। मेरा ख्याल था कि शायद हमें कोई पूरी ऐसी पार्टी नहीं मिलेगी, बाकी सुबह तक कोई पंजाब की मिल जाएगी, कोई हमें सिंध की मिल जाएगी, पॉपुलर पार्टी पॉपुलर मिलेंगी, लेकिन इस तरह नहीं मिलेगी जिस तरह मैसिवली जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद एक पूरे मुल्क में फेडरेशन की पार्टी हो। तो पीपल्स पार्टी का भी कहा जाता था कि जी ये बहुत बड़ा नुकसान हुआ है कि उस पार्टी को हमने, फेडरेशन पार्टी को हमने सूबे तक महदूद कर दिया है। और इन मुल्क को इकट्ठा रखने के लिए जो देख इकट्ठा रखने की जो है वो मुल्क इकट्ठा रहता है, वो एक जो सियासी जो होता है, जो क्या कहते हैं कि जो बॉन्डिंग जो होती है वो मुल्क को इकट्ठा रखती है, और कोई चीज़ नहीं इकट्ठा रख सकती। तो अब ये चीज़ें जो है टेक्निकली तो हम बहुत कुछ डिस्कस कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। ये जो 32 हमारी जो फर्ज की हमारे 32 डिवीजन हैं जिसको कहा जाता है जी अब इनको इंतजामी यूनिट बना के, ठीक है, और आपके सेनेट जो है जो 32 के बजाय आप 36 डिवीजन बना सकते हैं, ताकि 2-2 सेनेट की सीटें आ जाए। मेरे ख्याल है 72 सीट्स हैं सेनेट की जो हमने सूबों को दी हुई हैं। तो वो जो सीट्स हैं तो ये 3-3 दे दें, 2-2 दे दें, तो ये सेनेट आपकी इसी तरह रहेगी। ये हमारा सिस्टम थोड़ा सा अपनी आधा तीत आधा बटेर है पार्लिमानी निज़ाम, लेकिन जो सेनेट का सिस्टम है हमने USA से लिया हुआ है कि आपके USA में सेनेट का इलेक्शन डायरेक्ट होता है जैसे हमारा MNA इलेक्ट होता है। वो भी आप कर सकते हैं। इसमें सबको इत्तेफाक होगा कि बजाय आप ये कि जिस दिन आप MNA का इलेक्शन करा रहे हैं उस दिन आप सेनेट का करा दें। अलबत्ता अमेरिका में सेनेट का इलेक्शन हर 2 साल बाद होता है। उनके 100 सीट्स हैं तो उन्हें 35 डिवाइड की हुई है उन्होंने, वो 2-2 साल बाद, ठीक है, तो हर बंदा 6 साल रहता है। हमारे यहाँ 2-3 साल बाद होता है। तो ये आप उसको सेनेट के इलेक्शन को 2 दफ़ा कर सकते हैं, लेकिन और बाकी भी साइल ऐसे जो है मैनेजेबल है।
असेंबली भी इतनी रहेगी, कोई लंबी चौड़ी आपको तरमीम नहीं करनी। लेकिन जो उनको है ना, उनको बाख्तियार बना देना है कि जो अब चीफ मिनिस्टर के पास है वही उनके, अगर मियाँ सरगोदा डिवीजन में अगर 20 MP हैं तो 20 MP के लिए असेंबली बन जाएगी। जो वसाइल है ना उसका आपके पास कोई हल नहीं है। मतलब आपका मतलब ये तो फिर इसका बलूचिस्तान जो है वो उसको क्यों आपको देना पड़ता है ज़्यादा NFC अवार्ड से ज़्यादा हिस्सा क्यों देना पड़ता है? क्योंकि अगर आबादी पे देंगे तो वहाँ उनको बेचारों को कुछ भी नहीं मिलता। नहीं साहब, हम अब अमेरिका के अंदर देखें बेहतर करना चाहते हैं ना, हम ये चाहते हैं ना कि वसाइल की मुनसिफाना तकसीम हो, गवर्नेंस बेहतर हो। व्हाई नॉट बलदियाती निज़ाम? नहीं, अब वो नहीं हो सकता। बलदियाती निज़ाम जो है ना, सियासी जमातों के नीचे कोई निज़ाम नहीं पनप सकता। अच्छा, वो उन्होंने जहाँ ऊपर बैठे अगर हम उसको आईनी तरमीम करेंगे ना, तरमीम करेंगे ना तो हर जगह पे मुख्तलिफ जगह पे ये जिसको कहना चाहिए कि इंटरनल जो कॉन्ट्रडिक्शन है, तजादात है, वो रहेंगे और वो एक दूसरे के अंदर जो है ना बाहमी तनाव और टकराव रहेगा। जो एक विदिन कि अगर आप सूबे को जब आज़ाद कर दे तो तकड़ा बना देते हो तो मरकज़ की रेट आपने देखा ना वहाँ पे, दैट्स ओके। वो अमेरिका में भी बहुत सारी रियासतों में अगर रिपब्लिकन की गवर्नमेंट है तो जहाँ पे डेमोक्रेट्स स्टेट्स पास हैं वहाँ पे उनकी कोई नहीं चलती। आपने एक दरमियान सवाल किया तो उसको पहले एड्रेस करें कि जो वसाइल है ना वो कोई इशू नहीं है। अच्छा, हाँ, वो तो आपको पता है कि जो ज़ाहिर है कि कराची कमा रहा है वो लाहौर और रावलपिंडी और पेशावर नहीं कमा सकते। लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो है ना आपकी जो है कि लाहौर जो है वो मरकज़ बना हुआ है, क्योंकि आपको हाई कोर्ट्स जो है सूबाई लेवल डिवीजन लेवल पे भैया बेंच बनाने के वहाँ लेके जानी पड़ेगी। सब हर जगह पे आपको अंदाज़ा नहीं कि जहाँ पे कमिश्नर्स बैठते हैं, यहाँ पे जो RPOs बैठते हैं, ये पूरी वहाँ पे एक सेक्रेटरीट ऐसे है जैसे लाहौर के अंदर आपका सेक्रेटरी इसी तरह के सेक्रेटरी अंग्रेज बना गया था। इवन मियाँ वाली जिले का जो DC हाउस है ना वो 2 मुरब्बे पे था, SP हाउस जो था वो 3-4 मुरब्बे पे था। ये अंग्रेज ने बड़े तो वहाँ पे वो जगह आपके पास बहुत सिविल लाइन में हर जगह बहुत जगह पड़ी हैं और वहाँ पे लोग यूटिलाइज हो सकती है वहाँ पे बगैर को खर्चा किए लंबे चौड़े। लेकिन क्राइसिस कहाँ पे? रेवेन्यू जनरेशन कैसे? अच्छा, रेवेन्यू जनरेशन हर एक की अपनी सूबे की। वहाँ पे ऐसी भी स्टेट्स हैं जहाँ पे उनके पास पैसे थोड़े हैं, वहाँ पे वो शाना चाल चलन नहीं है जो कैलिफोर्निया की है कि जैसे अमेरिका की आधी GDP जो है वहाँ से आप जनरेट कर रहे हो एक कैलिफोर्निया स्टेट से, और बाकी पूरा अमेरिका उसको दे रहा है। ये इशू जो है ना ये रिजॉल्व होते हैं, रेवेन्यूज होते हैं जो सारे के सारे आपके हर जगह पे अपने अपने होते हैं, अपने अपने अंदाज होते हैं। टैक्सेस का अपना अंदाज होता है, सूबाई टैक्सेस जो होते हैं वो होते हैं। फिर आपको NFC अवार्ड में से तकसीम करेंगे, उसमें से आप गुंजाइश निकाल सकते हैं फार्मूला के जी जो गरीब हैं उसको ज़्यादा देंगे, लाहौर को कम देंगे, कराची को कम देंगे क्योंकि अपने पास है, और हम जो NFC अवार्ड है जो 54-6% है, इंडिया में 41%। NFC अवार्ड रहेगा? NFC अवार्ड में आता है कि देखो ये तो हमेशा एक तजवीज़ तो ये भी है ना कि नए सूबे और NFC जो है वो रोल बैक, उसको रोल बैक नहीं होगा, उसको रीडिफाइन किया जाएगा। अच्छा, वो आपका आइन का हिस्सा है। जो आपके जो फाइनेंशियल कमीशन हैं ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, ये कोई आपको रज़ाकाराना तो कोई डिपार्टमेंट नहीं है गवर्नमेंट का, ठीक है, ये आइन का हिस्सा है। लेकिन असल मसला कहाँ पे है? असल मसला कहाँ पे है न्याय साहब? इस पे हम आपका आंसर लेते हैं, एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो न्याय साहब से इसका जवाब लेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात करें नए इंतजामी यूनिट्स के हवाले से। न्याय साहब, आप ब्रेक पर जाने से पहले ये बता रहे थे कि असल मसला कहाँ पर है। देखिए जी, ये सारे काम जो है ना ये इसको सियासी बैकिंग चाहिए बस। अच्छा, और सियासी बैकिंग इसकी ज़ीरो है। इवन मैं नहीं समझता हूँ कि इवन जो हुकूमत में मुस्लिम है वो भी दिल की गहराइयों से इसको सपोर्ट कर रही है। अच्छा, ये इसकी मिसाल ऐसी है कि जी कालाबाग डैम जो है सारों को पता है कि वो ये पाकिस्तान के लिए किसी का कोई नुकसान नहीं है, एक लेक बननी है, कोई उसमें वाटर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स नहीं निकलने, सिर्फ जो 7,000-8,000 मेगावाट बिजली पैदा करनी थी, उन्हें कहा जी ये लेक बन गई तो नौशहरा डूब जाएगा। ये उन लोगों ने कहा जिन्होंने बाद में खुद
इकरार किया कि हम गलत थे और ये हमने ज्यादती की, हमने सूबाई तासुब में किया। जो वापडा के चेयरमैन रह चुके हैं शाहनवाज खान साहब, शमसुल मुल्क, वो खुद मेरा ख्याल में मर्दान के हैं। शाहनवाज खान भी शायद पेशावर के या इन्हीं इलाकों में सवा भी किए थे। ये वापडा बड़ा अरसा जो थे हमारे जितने चेयरमैन अरसा 50-60 में और 70 में ज़्यादातर KP से आते थे। जो के वक्त में मेरे ख्याल शमसुल मुल्क चेयरमैन थे वापडा के, उसमें वापडा ये सारी चीज़ें बनाता था। तो कालाबाग डैम कंट्रोवर्शियल हो गया। जब सियासी जमातों ने कहा कि हमने नहीं बनने देना, तो ये या इंडिया कहता नहीं बनेगा या हमारी सियासी जमातों ने, KP में और सिंध ने, बलूचिस्तान ने भी कहा नहीं बनेगा, जिनका कोई ताल्लुक नहीं सिंध के पानी से। KP का भी ऐसा ही नहीं है। KP के इतराजात को, KP को तो सिंध से पानी बहुत थोड़ा मिलता है। वो DI खान के अंदर एक चश्मा जो है, राइट बैंक कनाल है जो उनको जाती है चश्म बराज से, डेर इस्माइल खान वगैरह। KP के अंदर सिंध का कोई पानी नहीं जाता। अब वो भी सारे कहते थे जी कि शारा डूब जाएगा, फिर उन्होंने कट करके बहुत सेव किया कि चलो सैलाबों के वक्त में भी नौशहरा के मुजाफात भी बच जाए। तो 4000 पे ले आए। कालाबाग डैम नहीं बन सका। हमें कितनी शिद्दत से, हम लोड शेडिंग में कौम, ऐसी अहम कौम है 20-20 घंटे करती रही। आप अभी गूगल करें इंडिया में और चाइना के अंदर डैम्स देखें, मेरा ख्याल है कि एक की बिजली देखें तो उनकी आधी बिजली जो है ना हाइड्रोलिक जो है, ये सस्ती बिजली है, पानी से पैदा कर रहे हैं। तो इसके अंदर जो है ये इस तरीके से जो है जो सरकारी जो हायर्ड बंदे होते हैं ना, जो मुझे कहा नहीं साहब आप भी एक प्रोग्राम कर दें, मैंने कर दिया। मैं तो दिल जमई से कहता हूँ कि हकीकत है सूबे बनने चाहिए। अच्छा। लेकिन मेरे कहने से नहीं होगा, तरीके साहब के कहने से होगा, पीपल्स पार्टी के कहने से होगा, मुस्लिम लीग नून के कहने से होगा। मैं अभी बता रहा हूँ, अभी तो आप इसमें ना जाएंगे, मैं तो अब जनरलाइज कर रहा हूँ। आप मैं कोई एक पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। मतलब जो बंदे इस वक्त पाकिस्तान की सियासत जिनके पीछे चल रही है, बात उनकी मानी जाएगी सूबों के ऊपर। मतलब बिलावल अगर कहता है कि मैं सिंध को तकसीम नहीं होने दूंगा, तो सिंधी जो आम शहरी है जिसकी राय से आपने बनाई, जिनकी बेहतरी के आपने बनाना है, वो बिलावल की बात मानेगा। अगर इमरान खान कहता है मैं सूबे नहीं बनने दूंगा, तो तरीके साहब वाले ने अपनी बेहतरी नहीं देखनी कि यार मियाँ वाली के अंदर यार सूबा बन गया तो हो सकता है हमारी बेहतरी हो जाए, हमारे ये वसाइल हमें मिल जाए, कुछ हो जाए। ठीक है। वो एक उसके सामने एक और बात होगी। तो इस वक्त क्राइसिस इस वक्त पाकिस्तान का ये है कि जो पॉलिटिकल सपोर्ट चाहिए वो पहले एक ट्रस्ट डेफिसिट है कि जब ये इन क्वार्टर की तरफ से कोई चीज आती है ना, वो कहते हैं ना इनकी तरफ से, इन क्वार्टर की तरफ से कोई जन्नत भी दी जाए ना तो लोग नहीं लेते। अब ये एक वो चीज है कि सुकम है कि जिसको देखना चाहिए संजीदगी से कि पहले इस ट्रस्ट डेफिसिट को कैसे खत्म किया जाए। मेरा ख्याल है कि उसके लिए जरूरी है कि पीपल्स पार्टी को, मुस्लिम नून को और तहरीक इंसाफ को, तहरीक इंसाफ मुराद है कि इमरान खान को, ये तरीके नहीं है कि नहीं तो नहीं, बाकी बात है कि अब तरीक अगर पब्लिक की राय लेनी है तो नवाज शरीफ को ऑन बोर्ड करना है जी। अगर आपने तहरीक इंसाफ की सपोर्ट लेनी है तो इमरान खान को ऑन बोर्ड करना है। इमरान खान कह सकते हैं ठीक है मेरी बात पे गौर को मैंने पूरी जाती है, जाके जो करेगा तहरीक इंसाफ वर्कर को कह देगा आप सपोर्ट करें। अब फिजुल्ला खान आ रहा है हमारे ब्याह पे बात कर रहा है, उस्मा उन्मान आ रही है, तो लोग सुने जा रहे हैं असल। लेकिन एंडोर्स तो बिलावल ने करना है ना, या जरदारी ने करना है। एंडोर्स तो आपने 6 नहरों में नहीं देखा कि कैसा सिंध पूरा निकला है, पूरा पाकिस्तान 2 हफ्ते बंद रहा है। ये वो ऐसी चीज है कि जैसे जिसने सियासी जमातों को इत्तेहाद मुत्तहिद कर देना है। अगर सियासी जमातें नहीं मानती ना तो आप जो मर्जी तरीकाकार करें, आप यहाँ पे इन हुकूमतों को डिसमिस करके निगरान हुकूमत बना के आप एक उसके ऊपर एक रेफरेंडम करवा सकते हो जी कि ये रेफरेंडम करो जिसमें आप ये भी इलेक्ट करो, आइन के अंदर ये तरमीम भी करो। वो रेफरेंडम वही होंगे जो जवाहर साहब ने को जिसने इलेक्ट किया था या जिन्होंने मुशर्रफ साहब को 30 मई 2021 में सदर बनाया था। तो ये रेफरेंडम का क्या फायदा इत्तेफाक राय के बगैर नहीं। जब आप जब सियासत घुस जाए ना पाकिस्तान के, मैंने बताया ना मिसालें, एक मैंने आपके पास वक्त नहीं होता वो कहना, मैं आपको 1 दर्जन मिसालें दूंगा जो ऐसे काम नहीं हो सके कि जहां वहां पे सियासतदानों ने अपने मफादात के टकराव किया। आप ये हैरान होंगे कि कालाबाग डैम जो था जौहर के वक्त में उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बन चुका था, मियाँ वाली के अंदर रहना, तो हम तो देखते तो सारी उनकी कॉलोनीज बन गई, उनकी सब कुछ बन गया और सारा उनका रूट बन गया।
एक जौल हक साहब के वक्त में उनका एक साथी था, जर्नैल था, रिटायर हुआ, फजल हक, केपी के अंदर उनको सियासत में इन करने के लिए, वो बेचारा बाद मर्डर भी हो गया था, इन करने के लिए, उसको करने के लिए उसने कालाबाग डैम रुकवा दिया कि मैं नैब का ANP का मुकाबला करना है, फलांग करना है, तो अभी ना बनाए। अब जब आपने खुद ही एक सियासत के लिए एक अपना इतना इंपॉर्टेंट इशू जो है जो कि बन सकता थे, जहाँ जौहला के वक्त में सूबे बन सकते थे, बात हुई उसके वक्त में, तो बात यह कि वो उस वक्त सूबों में भी उनका लड़ाई ये थी, बल्कि शामी साहब ने कहीं लिखा है कि जब उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा जी कि जो है आप इसी धड़ल्ले में जब सारे काम कर रहे हैं, आइन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, तो सूबे बने। तो उन्होंने कहा आएगा अल्लाह का बंदा, तो उन्होंने कहा आप अल्लाह का बंदे बन जाए। वो बड़े उनका फेमस फिक्र उन्होंने लिखा है। तो बात यह जी कि अब नहीं बना सके, तो ये एक सही हासिल होगी अनफॉर्चुनेटली, जो नहीं होनी चाहिए। यकीन आने के इंडिया के अंदर पता नहीं 26-27 से शुरू किए, वहाँ पे 38 से 40 इस वक्त स्टेट और सूबे बने हुए हैं। अमेरिका जो मुख्तलिफ दुनिया में लोग आते हैं, अमेरिका में पहले 13 थे, अब 50 रियासतें हैं। पता नहीं कहाँ से कहाँ तक पहुँच गया। तो मेरा ख्याल है जी कि चीज़ें जो है ना, इसको स्पेस देनी चाहिए, और आबादी जो है 25 करोड़ के लोगों को 4 सूबों में करना ये मुमकिन नहीं है, और ये एक पता नहीं क्यों आग से खेलना चाहते हैं। लेकिन उसके लिए पहले हमें मुल्क में ये जो सियासी अदम इस्तेहकाम है इसको खत्म करना होगा, सियासी इत्तेफाक राय पैदा करना होगा, उसके बाद ही सियासी इत्तेफाक राय ही बना सकता है, वगरना चाहे मैं इसको कितना दिल जान से अच्छा मुझे लगता है, मैं कहता हूँ हकीकत है कि अल्लाह का ये बन जाए सूबे 32, 33, 40 बना दे, फिर उसके बाद थोड़ा बहुत कत्तबूत बेशक डीजी खान को भी आप बलूचिस्तान में शामिल कर दें, मेरे जिले मियांवाली को केपी में शामिल कर दें, वहाँ पे डिवीजन को करके उनको रीएडजस्टमेंट कर दें, रीअलाइनमेंट। हम इलेक्शनों के लिए हर दफा हदबंदी नहीं करते, नहीं हदबंदियाँ करके थोड़ा बहुत करके चेंज ना करें, ताकि किसी को इताअत करने का मौका भी ना मिले। वही रह रहे हैं, वही सारा कुछ वही हुकूमतें हैं। अब ये बात जो है, इसमें चूंकि सारे सियासतदानों की सिवाय 1-2 के सबकी चौधराहट, खसूसन हमारे जो छोटे सूबों के जो सियासतदान है, उनकी चौधराहट जो है वो खतरे में आती है, वो रुकावट है, और उनको आप वोट कर नहीं सकते। उनको पता चल गया है, और आपके पास कोई चारा नहीं है सिवाय इसके कि उनसे बिगाड़े। इमरान खान से पहले आपकी बिगड़ी हुई है, उसको वो एक अलग तनाव की कैफियत है। मेरे जो कॉलम जो था उसके अंदर जो था कि पाकिस्तान को रास्ता तभी मिलेगा चाहिए, तो मैंने यही कहा, मैंने कहा भाई ये आप तनाव खत्म करेंगे तो पाकिस्तान को रास्ता मिलेगा। मैंने कहा कि मैं अपनी रंजिश खत्म करता हूँ इस मुल्क के लिए, क्योंकि पाकिस्तान जो है मेरे सामने जो है ये जिस जगह फंसा खड़ा है, ये बहुत बड़ी दलदल के अंदर पाकिस्तान फंसा खड़ा है, सियासी दलदल में, इससे निकलना होगा। लेकिन हमें इदराक नहीं हो रहा ना इस बात का। इदराक इसलिए नहीं है कि जितने लोग हैं ना वो पाकिस्तान के साथ बहुत मुखलिस है, लेकिन उससे ज्यादा वो अपनी जात के साथ मुखलिस है। वो ये कहते हैं कि जी मैं जब टीवी टुडे पे बैठा हूँ ना, तो मैं ये कहता हूँ कि मेरा अगर टीवी टुडे का ऑल इन ऑल मुझे बना दो तो मैं इसके ऊपर ले जाऊंगा। मतलब तरजीह जो है ना, पहली तरजीह हेड ऑफ टीवी टुडे मैं हूँ। जैसे सियासतदानों में होता है ना कि शामिद कुरैशी की राय होगी कि जी इमरान खान को ऊंचा लेके जाए तो उनकी सियासत ऊपर जाती है। उनका ख्याल ये है कि जो टॉप पे होते हैं, इमरान खान है या नवाज शरीफ साहब है या बाकी पार्टीज हैं, कि हमें ऊपर का लोग, तो पाकिस्तान से हमारे से ज़्यादा मुखलिस कोई नहीं है, और हमारी जो इदारे हैं तो उनका भी यही रवैया है। तो मेरा ख्याल है कि इसका कोई हल ढूंढेंगे, ख्वाहिश से नहीं होगा। इतने बड़े बड़े हमने मार्के किए हैं, यकीन मेरा दिल करता है कि जो मेरी बहर में इस वक्त हम जो मकाम मिला है, ये और पाकिस्तान के हालात जो है एक सिंक कर जाए, यानी यहाँ भी उसी इदारे की उतनी पिजराई हो जो बाहर है, और यहाँ भी स्टेबिलिटी उसी तरह हो जिस तरीके से बाहर हम दूसरे मुल्कों में सुलह करा के ला रहे हैं। लोगों की यहाँ बड़ी बड़ी सुलह करा रहे हैं, यहाँ पे हम सारे एक दूसरे दस्तों गिरबान है, कोई सुलह करने के लिए तैयार नहीं एक दूसरे के साथ। हम वो शामी साहब बड़ी जबरदस्त एक बड़े किसी आदमी को कॉल बताते हैं, वो ये कि जी वो कहते हैं जी हम अल्लाह मियां से कहते हैं ना, अल्लाह मियां जो मैंने अपने कॉलम में किया कि या अल्लाह मियां मुझे माफ कर दो, तो यही तो वो करते हैं अल्लाह माफ कर दे, यानी अल्लाह में माफ कर दे। लेकिन हफीजुल्लाह खान जो है वो उस्मान नवान को माफ करने के लिए तैयार नहीं है, ना गुंजाइश है, ना तंग नजरी इतनी ज्यादा कि मैंने माफ नहीं करना। हालांकि अल्लाह ताला माफ करने वालों को पसंद करता है। हमें इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के पास।